हम ये समझ लें कि एक नेपाल में एक हिंदुस्तान का पक्ष रखने वाली पार्टी का उदय होना चाहिए। अब जहाँ तक प्रश्न है कि पड़ोसी देश भारत, जिसके साथ रोटी बेटी का रिश्ता है, जहाँ 1 करोड़ से अधिक आबादी अपनी आजीविका पालन करती है, और इसी तरह भारत के भी हजारों लोग नेपाल में रहते हैं, अपने काम धंधे करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, तो ऐसे संबंध को नेपाल की सरकार, जो भी रहे, जो भी दल आए, उनको इस विषय में सोचना चाहिए। और इतना तो पक्का है कि नेपाल का हित भारत विरोध से नहीं होने वाला है, और उनको पाकिस्तान से एक शिक्षा लेनी चाहिए, बांग्लादेश से एक शिक्षा लेनी चाहिए, भूटान से एक शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान सोते उठते जागते वहाँ के सारे राजनीतिक दल हैं, उनका एक ही एजेंडा रहता है, भारत विरोध। और भारत विरोध के कारण वो क्या कर रहे हैं, लोगों का मन मस्तिष्क, लोगों के दिमाग को भारत विरोधी अभियान में वो डाल रहे हैं, और उसके परिणाम वह अपने लोगों का कल्याण, अपने लोगों का हित, आर्थिक विकास, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और एक नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और इससे भारत को कुछ नुकसान नहीं हुआ। भारत में वो आतंकवादी भेज रहे हैं और भारत उसका ठीक जवाब भी दे रहा है। अब तो बालाकोट में जाके भी स्ट्राइक करके भी उनको दिखा दिया कि भाई अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए भारत विरोध से पाकिस्तान का कुछ सिद्ध नहीं हुआ, उल्टा वो मैं तो कहूँगा उसका बेड़ा गर्क होते गया। लेकिन देखिए बांग्लादेश की राजनीति, वहाँ के नेताओं ने सही दिशा अपनाया, और भारत के साथ अच्छी मित्रता करते हुए उन्होंने, जबकि भारत में आपको पता है बांग्लादेशी करोड़ों हैं, और इसको लेके भारत सरकार ने NRC, CAA ये सारा कानून लाया, और कानून ला के घोषणा किया कि जो भी बांग्लादेशी है उनको हम बाहर करेंगे। लेकिन बांग्लादेश में भारत के खिलाफ में एक भी जुलूस नहीं निकला। बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की राजनीतिक दलों ने भारत का विरोध नहीं किया। उल्टा वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें बताइए भाई आपके देश में कौन सा बांग्लादेश का नागरिक है, और उसको चिन्हित करिए, हम उसको अपने देश में लेंगे। इस तरह से बांग्लादेश ने भारत के साथ एक मित्रवत रिश्ता रखा, और इसके कारण बहुत सारे विवाद भी मोदी जी के काल में समाधान हुआ। और बांग्लादेश आर्थिक रूप में आज भारत के बाद दूसरा दक्षिण एशिया में समृद्ध देश बनते जा रहा है, उसका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है। इसी तरह भूटान का प्रश्न है, भूटान ने कभी भी भारत के साथ द्वेष भाव नहीं रखा, कोई भी मतभेद हो बैठ के आपस में उसका समाधान किया, और आज विश्व के खुशहाल मानक पर 1 नंबर में भूटान का स्थान है। यानी भूटान विश्व के GDP, यानी कौन सा GDP, खुशहाल जनता की खुशहाली के मामले में भूटान आज 1 नंबर पर है। तो इसलिए मेरा तो यही सुझाव है नेपाल के राजनीतिक दलों को कि वो नेपाल के सचमुच अगर हितैषी हैं तो वो भारत विरोध न करें। भारत के साथ अगर उनका कोई मतभेद भी है, कोई विषय भी है, तो मिल बैठ के एक भाई दूसरे भाई के साथ समाधान कर सकते हैं। और भारत ने हमेशा उदार दृष्टि रखा है, और मोदी जी ने तो बिल्कुल ही उदार दृष्टि रखा है जी। हम लोगों का ये भी मानना है, और ये इतिहास साक्षी है कि जब जब नेपाल में भारत विरोधी आंदोलन हुए, भारत विरोध हुआ, एक भी भारत में नेपाल के विरुद्ध में आंदोलन नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति ने नेपाल के 9 लोगों के बारे में, नेपाल के विरुद्ध में आवाज़ नहीं उठाई, और आज भी नहीं उठाते हैं। ये कितनी बहुत बड़ी बात है, कितना बड़ा विश्वास का विषय है। इसलिए वहाँ के राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि भाई राष्ट्रीय हित के दल वहाँ खड़े हों। जिस तरह भारत में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित में जब उदय हुआ है, तब आज लोगों को पता चल रहा है कि भाई कांग्रेस सरकार जो थी वो वास्तव में भारत और भारतीयता की सरकार रही नहीं, ये तो विदेशियों के एजेंडे पर ही काम करती रही, और देश में भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी जो अवस्था थी वह बढ़ती ही गई। आज मोदी जी के कारण भारत में एक अच्छा माहौल खड़ा हुआ है, विश्व में भारत की मान सम्मान गौरव बढ़ा है। आर्थिक मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर भारत का एक गौरव बढ़ा है। इसलिए नेपाल के राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि नेपाल का हित चीन के
एजेंडे पर चलने से नहीं है, चर्च के एजेंडे पर चलने से नहीं है, इस्लामिक शक्तियों के एजेंडे पर चलने की से लाभ नहीं होने वाला है। नेपाल को नेपाल के एजेंडे पर चलना होगा, नेपाल के हित को लेके चलना होगा, तभी नेपाल निश्चित ही मेरा विश्वास है कि एक समृद्ध शक्तिशाली नेपाल बनेगा और वो किसी के प्रभाव में नहीं रहेगा। और जब देश शक्तिशाली होता है तो उसकी मित्रता भी अच्छी रहती है, सारे देशों के साथ वो अच्छा संबंध बना के काम कर सकता है। जी, जिस तरह से बाकी पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं कि भाई नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि सारी पार्टियों को अलग अलग विरोध करना चाहिए या एक साथ मिलकर विरोध करना चाहिए सरकार का? ऐसा देखिए, आज जो नेपाल की स्थिति बनी है, इस स्थिति में अगर सचमुच नेपाल को जीवित रखना है, यानी नेपाल को, नेपाल की समाज को, नेपाल की जनता को, नेपाल के राष्ट्र को, राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्रीयता को जीवित रखना है, तो मैं तो कहूँगा कि जितना जल्दी हो वहाँ के राजनीतिक दलों को भगवान पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, मनोकामना देवी सद्बुद्धि दें, वो जल्दी से जल्दी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएं, नहीं तो नेपाल की स्थिति वही होने वाली है जो अफगानिस्तान का था। एक बौद्ध प्रदेश था अफगानिस्तान, बोमियान का कहानी हम सबको पता है, लेकिन आज वो कट्टर इस्लामिक देश बन गया और वहाँ से बुद्धिज़्म का सारा अस्तित्व खत्म हो गया। इसी तरह विश्व में बहुत सारे, रोम मिट गया, यूनान मिट गया, उनकी संस्कृति परंपरा मिट गई, यहाँ तक कि उनका देश मिट गया। आज नेपाल को भी नेपाल की अस्तित्व अस्मिता को बचानी है, तो वहाँ तीव्र हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र के आंदोलन में वहाँ के हर समुदाय को भाग लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र कोई संकुचित कल्पना नहीं है। हिंदू राष्ट्र में ईसाई हो, इस्लामिक हो, कभी भी हिंदुत्व एग्रेसिव नहीं रहा है, हिंदुत्व ने सबको समाहित किया है। लेकिन जैसे हिंदुत्व समाप्त हुआ है, वहाँ कोई अन्य धर्मावलंबी आए हैं, तो वहाँ क्या हुआ है कि मानवता सबसे पहले समाप्त कर दी गई है। दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार, अन्याय हो रहा है, होता आया है, इसका अनेक उदाहरण है। इसलिए नेपाल की जितनी जनजातियां हैं, जितने समुदाय हैं, चाहे वो लिम्बू समाज हो, गुरुंग समाज हो, तामांग समाज हो, शेरपा समाज हो, नेवार समाज हो, ब्राह्मण क्षेत्रीय समाज हो, शेड्यूल कास्ट हो, थारू हो, अन्य जनजाति हो, मधेशी हो, सबको मिलके और सच्चे मन से नेपाल को, नेपाल की अस्मिता को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र के लिए कमर कसना चाहिए और हिंदू राष्ट्र घोषित करने में वहाँ के राजनीतिक दलों को भी आगे आना चाहिए और राजनीतिक दलों पर दबाव भी बनाना चाहिए।